आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। यानी कि हमारा संविधान जिस सभा में निर्मित हुई उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा का जो प्रस्ताव था ना, वो कैबिनेट मिशन ने दिया था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, नवंबर 1946 में। इसके प्रस्ताव पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो उस समय जो कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव दिया था उसके तहत 389 सदस्यों का प्रावधान था। 389 सदस्य टोटल। पूछता है डायरेक्ट, ये पूछता है पीसीएस वगैरह में। 389 में से 296 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था प्रांतों के विधानसभाओं से, ठीक है। और 93 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था रियासतों से, यानी कि जो उस समय भारत में प्रिंसली स्टेट थे, उनके जो राजा थे वो नॉमिनेट करते थे, मतलब किए थे एक तरह से 93 सदस्यों को संविधान सभा में। 389 सदस्यों में से 93 सदस्यों का मनोनयन करना था रियासतों के राजाओं के द्वारा, और 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। ये निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होना था भाई। ये निर्वाचन होना था एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ये पद्धति क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर 296 नहीं, 389 सदस्यों का जो सीटों का आवंटन था ना, वो हमारे देश में तीन समुदायों में था। जैसे कि कुछ सीटें मुस्लिम को दी गई थी, कुछ सीटें सिख को दी गई थी, और सिख और मुस्लिम को छोड़ करके जितनी भारत में अन्य समुदाय थी उनको अदर या सामान्य में शामिल किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा को मतलब संविधान सभा में 3 समुदायों के लिए सीटों का आवंटन किया गया था, सिख, मुस्लिम और सामान्य, ठीक है। कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि संविधान सभा जनता के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं हुई थी। तो मतलब भारत की जनता के ये एक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि उस समय हमारे देश में जो भी पढ़े लिखे होशियार लोग थे वो लगभग संविधान सभा में थे, अगर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दिया जाए तो। क्योंकि भारत में उस समय जनता इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं थी यार कि वो संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन कर सके। ये सही था, ये पद्धति जो था ना उस समय, वो बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। पहले तो ये मान लिया था, इसी के मानने के मतलब मुस्लिम लीग ने ही माना था, तभी कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पास हुआ था, तभी ना संविधान सभा का गठन हुआ था। लेकिन जैसे ही संविधान सभा गठित हुई, फिर पाकिस्तान की एक तरह से नया पाकिस्तान बनाने के लिए मांग उठाने लगी, और फिर ये संविधान सभा का जो प्रस्ताव था उसको ठुकराने लगी और इसका बहिष्कार करने लगी। आगे देखते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, वो हुई थी 9 दिसंबर। ये गलत है, 9 दिसंबर होगा मेरे ख्याल से। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके अध्यक्ष तो चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को, लेकिन एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए। सभा के वरिष्ठ सदस्य, सबसे वरिष्ठ सदस्य इस समय वही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, इसीलिए इन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष उस समय बना दिया गया था। हालांकि 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये पूछता है कई बार कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे पढ़ते हैं, इधर नहीं इधर है। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? हमारे संविधान में जो इस समय प्रियम्बल है ना, वही है उद्देश्य प्रस्ताव। इसी को प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका सब कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था, यानी कि इसे संविधान सभा ने स्वीकृति दे दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली कि हमारे संविधान सभा के पटल पर उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन में दे देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछता है भाई, ध्यान देना इस पर, फैक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण से जुड़े अनेक पहलुओं पर विचार करने के लिए 15 समितियां गठित की गई थीं। देखिए, समितियां तब गठित की जाती हैं ना जब बहुत सारा काम रहता है और एक निश्चित समय में उस काम को पूरा करना रहता है।
समितियों का निर्माण करने का उद्देश्य यही होता है कि हर समिति को अलग अलग काम दे दिया जाए, ताकि एक समय में उस काम को पूरा किया जा सके। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण समितियों को मैं यहाँ पर नोट किया हूँ। पहली समिति जो थी सबसे महत्वपूर्ण, वो थी संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी समिति संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारे देश में उस समय काफ़ी सारी रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट था, जिनको मिलाना बहुत ही मुश्किल वाला काम था। इनको मिलाने का जो काम सौंपा गया था वो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, यानी कि भारत को एकीकृत करने में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। प्रारूप समिति, देखिए उस समय जितनी समितियां थी ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट समिति थी वो यही थी, प्रारूप समिति। इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको भारत का मतलब भारतीय संविधान का शिल्पीकार भी कहते हैं, क्योंकि संविधान को बनाने में इनकी बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। आगे बढ़ते हैं। ये समितियां ना डायरेक्ट पूछता है भाई, आईएएस और पीसीएस में हर जगह, या छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं ना उसमें भी पूछ लेता है मिलाने के लिए, या डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन किस समिति के कौन अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के मुख्य सलाहकार सर बी एन राव ने संविधान का मसौदा तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता है, पूछा भी है एक दो बार। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही संविधान सभा के महत्व तथा दायित्वों में व्यापक अंतर आ गया। देखिए, जब हमारा संविधान सभा गठित हुआ था ना, तो उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन संविधान सभा के गठित होने के कुछ ही महीने बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी मिलते ही संविधान सभा के दायित्वों में वृद्धि हो गई, मतलब उसके कामों में वृद्धि हो गई। अभी तक संविधान सभा सिर्फ संविधान बनाने का काम करती थी, लेकिन अब वह एक विधायिका के तौर पर भी काम करने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उस समय तत्काल में कानून वगैरह बनाने के लिए भी इसको सौंपा गया था। तो इसीलिए इसके महत्व और दायित्व में व्यापक वृद्धि हुई, अंतर हुआ। अब संविधान सभा पूरी तरह संप्रभुता से युक्त हो गई। संप्रभुता मतलब निर्णय लेने की अंतिम क्षमता, क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तो संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु हो गई थी, सॉवरेन हो गई थी। 389 सीट के बजाय 299 सीट ही रह गई, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी इसी शर्त पर हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान का गठन हुआ था। पाकिस्तान का जब गठन हुआ तो 389 सीटों में से कुछ सीटें हट गईं, जिसमें से 289 सीटें ही बचीं। इन 289 मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये 389 यहाँ थी। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो 299 सीटें बची, 299 सदस्य ही तो संविधान सभा का मतलब काम आगे बढ़ाएं। अब संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद विधायिका भी बन गई। ये इसीलिए क्योंकि संविधान सभा का काम सिर्फ संविधान बनाना था, लेकिन आज़ादी के मिलने के तुरंत बाद ही वह एक विधायिका के तौर पर काम करने लगी, क्योंकि उस समय हमारे देश में जो भी नियम कानून बनाने थे तत्काल में, उसका भी काम वही करने लगी। तो इसीलिए इसे पहली संसद भी कहते हैं। देखिए, संविधान सभा के तौर पर इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जबकि विधायिका के तौर पर इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए, संविधान सभा को बनाने के लिए जब सभा गठित होती थी, मतलब जब बैठक होती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन वही सदस्य जब विधायिका के तौर पर बैठते थे, मतलब उनकी बैठक होती थी कोई कानून बनाने के लिए, तुरंत संविधान सभा से हट करके, मतलब संविधान उस जगह वही रहती थी, लेकिन संविधान बनाने के लिए जो बात होती थी वो बात नहीं होती थी, बस विधायिका के लिए जो बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, जीबी मावलंकर। आगे पढ़ते हैं। 26 नवंबर 1946 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गई। देखिए भाई, ये जो दिन था ना 26 नवंबर 1946, इसी दिन संविधान सभा पूरी तरह से बन करके तैयार हो गई और सभी सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। इसीलिए इस डेट को ना हमारे
संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अगर आप संविधान का जो उद्देश्य क्या है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये साफ साफ लिखा है, 26 नवंबर 1946 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। यानी कि 26 नवंबर को ही हम इस समय संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि संविधान मतलब इसी डेट को बनकर तैयार हुआ था और सभी सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था। संविधान की 4 व्यवस्थाओं, अंतरिम संसद, नागरिकता, चुनाव व संविधान के अस्थायी प्रावधानों को तुरंत लागू कर दिया गया था। मतलब संविधान सभा जब 26 नवंबर 1946 को लागू हुई, मतलब बनी, लागू नहीं हुई, जब बनी तो संविधान की कुछ बातों को तुरंत लागू कर दिया गया था। बाकी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए, शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 बजे रात को तिरंगा फहराया था और उसे पूर्ण स्वराज दिवस भी घोषित किया था। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था संविधान सभा को लागू करने के लिए। तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन संविधान की कुछ बातें 26 जनवरी 1950 के पहले ही, यानी कि 26 नवंबर 1949 के बाद लागू कर दी गई थी। ठीक है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने लगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं संविधान सभा की विशेषताएं। इसको अगले वीडियो में देख लें क्या, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। 1-2 दिन में दूसरा वीडियो आएगा, उसमें पढ़ाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।